टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी के साथ हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कंपनी ने आपके लिए किया है रहने का मुफ्त इंतजाम, तो आपको देना पड़ सकता है कम टैक्स। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर टैक्स कैलकुलेशन का क्या है नया तरीका, और साथ ही सुलझाएंगे छोटे कारोबारियों की जीएसटी से जुड़ी बड़ी उलझनें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहली बात वो है आपको खासतौर से रहने की व्यवस्था के ऊपर। जब आप बड़े शहर में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो अक्सर होता है कि घर काफ़ी महंगा मिलता है, किराया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मन में होता है काश कोई रहने का इंतज़ाम मुफ्त में कर दो। तो कई सारी कंपनियां जो हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उस पर टैक्स भी थोड़ा बहुत चुकाना पड़ता है। लेकिन अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पूरी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है, और ये बदलाव करके एम्प्लॉय के लिए कह सकते हैं, टैक्स पेयर्स के लिए कह सकते हैं, बड़ी राहत दी है। लेकिन जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है, उसको आप किसी भी तरीके से अपने एचआरए के साथ कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। गौरी, ये एक बड़ी उलझन है। एचआरए और रेंट फ्री एकोमोडेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए दोनों हैं आपके रहने की व्यवस्था ही। लेकिन एचआरए क्या होता है? एचआरए कंपनी आपको एक अमाउंट देती है, फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आपको देती है, जिसपे आप अपने पसंद से अपना घर किराए पे लेते हैं, किराया चुकाते हैं और एचआरए की डिडक्शन को क्लेम करते हैं, जिसकी एक कैलकुलेशन होती है। लेकिन जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, वहां पे आपको आपका एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन दे रहा है, चाहे वो खुद से रेंट पे लेके दे या वो अपनी ओन्ड आपको घर या जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो आपको अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी आपको दे। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो घर की वैल्यू होती है उसमें कैलकुलेशन दी गई है कि उस हिसाब से एक आपकी परसेंटेज ऑफ वैल्यू आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर रेंट नहीं देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, रेंट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जितना रेंट नहीं दे रहे हैं, समझ लीजिए उसका एक परसेंटेज आपको ऐड करके अपनी इनकम में उस पर टैक्स देना होगा। तो अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया फरमान जारी किया है, फिर का नया ऑर्डर जारी किया है, उसमें ये टैक्स की देनदारी में बदलाव हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बिल्कुल कम हो रहा है। कम हो ये रहा है। हमारे व्यूअर्स के लिए खुशखबरी है कि जो आपका ऑलरेडी आपकी जो परक्विजिट वैल्यू ऐड होती थी आपकी सैलरी में, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन घरों की जहाँ पे एम्प्लॉयर वो घर को ओन करता है, और फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ घर की बात कर रहे हैं, विदाउट फर्नीचर की हम बात कर रहे हैं या विद फर्नीचर, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो पहले जब आप कोई घर ऐसा आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन में मिलता था जहां पे एम्प्लॉयर उस घर को ओन करता था, तो उसमें जैसे कंडीशंस होती हैं, जैसे हम बात करें कि अप टू 10 लाख की पॉपुलेशन है वहां उस जगह की, तो 7.5% आपकी सैलरी का जो पार्ट है वो आपकी परक्विजिट में ऐड हो जाता था। यहाँ पे लिमिट चेंज करके कर दी गई है। पहले तो पॉपुलेशन बढ़ा दी है, पॉपुलेशन कर दी है 15 लाख, और जो टैक्सेबल वैल्यू आपको निकालनी है वो कर दी है 5% पे। दूसरी जो लिमिट थी पहले वाले केस में थी 10 लाख से 25 लाख की पॉपुलेशन के बीच की, जिसमें आपसे 10% की वैल्यू पे टैक्स लिया जाता था। लेकिन अब ये पॉपुलेशन भी बढ़ा दी है, 15 लाख से 40 लाख कर दिए, और इसमें टैक्सेबल जो आपकी सैलरी का टैक्सेबल पोर्शन है वो भी 7.5% कर दिया गया है। तीसरा जो लिमिट है वो आपकी 25 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन पे आपसे 15% टैक्स लिया करते थे, टैक्सेबल वैल्यू का 15% के ऊपर टैक्स लिया करते थे। अब ये आपकी 40 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन पे सिर्फ टैक्सेबल जो आपकी सैलरी है उसका 10% अमाउंट आपकी इनकम में ऐड होकर उस पर टैक्स देना होगा। तो यानी कि पॉपुलेशन का दायरा भी बढ़ाया है और जो आपका रेट है वो भी कम कर दिया है। तो बिल्कुल ये दोनों तरफ से आपके लिए अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जहां पे 10% लगता था उसको घटा के 7.5% कर दिया गया है, जहां 15% लगता था टैक्स वहां पे घटा करके आपको 10% कर दिया गया है, और शहर में जो जनसंख्या की जो सीमा थी उस सीमा में बढ़ोतरी की गई। यानी आप जिस शहर में रहते हैं, अगर उसकी जनसंख्या बढ़ गई है तो आपके ऊपर जो देनदारी है, टैक्स की देनदारी, वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये माना है कि टेक होम सैलरी बढ़ जानी चाहिए। बिल्कुल, आप अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी, क्योंकि आपकी इनकम में परक्विजिट जो ऐड हो रहा है वो कम हो रहा है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली टैक्स भी आपका कम लगेगा, तो जो टेक होम सैलरी है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। चलिए, तो बहुत ही राहत की खबर है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको कंपनी की तरफ से रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है,
और आपकी टेक होम सैलरी बढ़ेगी, टैक्स की जिम्मेदारी कम होगी, तो खुश हो जाइए। इस बीच कई सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं सूरत, जहां से योगेंद्र सिंह भदौरिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भदौरिया साहब नमस्कार। सबसे पहले CNBC टैक्स बिल को बधाई, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हम लोग उन्होंने क्वेरी कंप्लीट की है। अभी तक मैं सैलरी में रिबेट ले रहा था, बट अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरी उम्र 59 ईयर्स है। अच्छा। तो अब जो इनकम जो आ रही है वो इंटरेस्ट के थ्रू आती है, या फिर जो भी इंटरेस्ट आ रही है पेंशन है जो गवर्नमेंट देती है, और प्लस एन्युटी स्कीम है LIC के थ्रू। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी न्यू टैक्स रेजिम में 7.5 लाख तक टैक्स की इनकम डिक्लेयर की गई है, तो अभी हमको तो इंटरेस्ट मिल रहा है, बट उम्र है 59 साल। जो ये 50,000 की जो रिबेट है वो हमको मिलेगी नहीं, मिलती है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बेसिकली आप न्यू रिजीम में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो रही है कि आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की आप बात करें 50,000 की, वो मिलेगी कि नहीं। तो इस साल जो बजट आया है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम में दे दी गई है। तो आप समझिए कि अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। और जैसे ही आप 7 लाख से नीचे आएंगे तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी, जिसके तहत ये कहा गया है कि न्यू रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो अगर आपकी इनकम इतनी ही बनती है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर लीजिए। अगर आपकी इनकम इससे ऊपर है तो भी आप एक बार कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि काफी चांस है कि आपके लिए न्यू रिजीम ही बेटर हो, क्योंकि इस साल से न्यू रिजीम काफी अच्छी कर दी गई है और ज्यादा से ज्यादा लोग अब न्यू रिजीम में जा रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी ये देखते हुए कि ओल्ड रिजीम में आपके पास कितनी डिडक्शंस हैं, और अगर डिडक्शंस नहीं है तो मुझे लगता है ज्यादातर चांस तो यही है कि न्यू रिजीम आपके लिए बेटर हो। तो अलग कैलकुलेशन करने का एक बेहतर तरीका ये भी है कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं, वहां पे कैलकुलेटर है, सारी डिटेल भरेंगे, अपने आप आपका निकल कर सामने आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम। और दूसरा सवाल क्या भदौरिया साहब पूछ रहे थे आप? दूसरा सवाल ये पूछा था मैंने कि जो इंटरेस्ट इनकम है, जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि हम न्यू रिजीम में जा सकते हैं, जो इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, सरकार ने 50,000 तक रिबेट दिया हुआ है इंटरेस्ट पे, बट वो है 60 साल के ऊपर। अभी मैं चूंकि मैं रिटायर हो गया हूँ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कंपनी गवर्नमेंट सरकार अलाउ करती है रिटायरमेंट वालों के लिए, तो वो 50,000 की लिमिट का जो रिबेट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इंटरेस्ट पे, ब्याज पे? ठीक है, तो जहां तक मुझे समझ आया है आप इंटरेस्ट का जो आपका सेक्शन होता है 80 TTA और TTB की बात कर रहे हैं। TTA होता है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए और 80 TTB होता है सीनियर सिटीजन के लिए। 80 TTB की बात कर रहे हैं, ये 80 TTB की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है जिसमें 50,000 की लिमिट है। 59 ईयर से एज है इनका, 60 पे। हाँ, तो ये आपको जब आपकी एज 59 है, अगर इस पूरे साल में एक भी दिन आपके जो बर्थडे है अगर वो फॉल कर गया और आप 60 के हो गए तो आपको ये 80 TTB का फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे साल में ही 59 के हैं, यानी कि आप अगले साल अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 से आप अगर सीनियर सिटीजन होते हैं तो अगले साल आपको TTB का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 80 TTB की जो खासियत है, जो आप पूछ रहे हैं कि आपको इस स्कीम का इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, तो इसकी खासियत यही है कि आपको सीनियर सिटीजन होने की वजह से एक तो हायर लिमिट मिल रही है 50,000 की, दूसरा आपके जितने इंटरेस्ट इनकम है वो सारी आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। अनलाइक 80 TTA जहां पे सिर्फ 10,000 की लिमिट होती है और खाली सेविंग्स का इंटरेस्ट आपको मिलता है, यहाँ पे आपका FD का इंटरेस्ट हो, सेविंग्स का इंटरेस्ट हो या किसी भी स्कीम का इंटरेस्ट है वो सब कवर्ड होगा। तो आप ये 50,000 की लिमिट को अवेल कर सकते हैं। और चलते हैं अब अहमदाबाद सिरप, वहां से RS मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बस मैं सर, मेरी वाइफ ने जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अच्छा। और उसका इंटरेस्ट मिलता है उसको। अब वो जो अमाउंट है 15 लाख का, वो मैंने गिफ्ट किया हुआ था उसको। जो इन्वेस्ट किया था अमाउंट आपने गिफ्ट किया था? हाँ, 15 लाख का अमाउंट। अच्छा। तो उसपे जो इंटरेस्ट मिलता है वो मेरी इनकम में क्लब होता है पर सेक्शन 64। अच्छा। तो वो मैं करता हूँ क्लब करके और मैं टैक्स भर रहा हूँ, राइट। अब मैं अपने ITR 2 में एक स्पेसिफिक शेड्यूल है, स्पेसिफाइड पर्सन्स इनकम, उसके थ्रू मैं उसको यहाँ क्लब कर लेता हूँ। लेकिन अब चूंकि उसके AIS में वो 1,11,000 रुपया जो इंटरेस्ट का है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके ITR में वो रिफ्लेक्ट रिपोर्ट करने का कोई मुझे दिखता नहीं है कहीं, कहाँ कैसे रिपोर्ट करें।
अच्छा अच्छा, नहीं रिपोर्ट करा तो क्वेरी बनेगी फिर। नहीं बिल्कुल, मैं समझ गया कि आपकी आमदनी, आपने पैसा दिया था, इन्वेस्टमेंट हुआ, रिटर्न आ रहा, अपने साथ आप क्लब कर रहे हैं, लेकिन उनके भी इसमें दिख रहा है या इसमें दिख रहा है, ये दिखना कोई चिंता की बात है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं लक्ष्मण। हालांकि मैं तो इनकी तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि ये सेक्शन जो क्लबिंग वाला है या तो लोगों को पता नहीं होता, और अगर पता होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो सही करते ही नहीं है। मिश्रा जी ने सही किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ये हमारा शो काफी ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, आपको बधाई हो, आपने क्लबिंग के नियम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, बस उलझन जो उसको सुलझाते हैं। अब इसमें देखिए, आपने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया है कि आपने अपनी रिटर्न में स्पेसिफाइड पर्सन का टीडीएस आपने अपने में क्लेम कर लिया, क्योंकि ये आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था पैसा। अब जो अमाउंट उनके एआईएस में आ रहा है, उसके लिए आप एक फीडबैक डाल दीजिए कि आप ये जो इनकम है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, और इसका जो इंटरेस्ट है वो मेरे हस्बैंड ने अपनी इनकम में ऐड कर लिया है। अगर कल को नोटिस आता भी है, कोई क्लैरिफिकेशन आपसे मांगी भी जाती है फीडबैक डालने के बाद भी, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक है। आपके केस में क्लबिंग होनी थी, जो आपने की है, आपने उसके ऊपर टैक्स दिया है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। बट टू बी ऑन द सेफ साइड आप उसमें फीडबैक डाल दीजिए। और कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्या रिटायरमेंट के बाद पीएफ के ब्याज पर भी देना पड़ेगा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और लोगों के सवाल जवाब लें। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन, या कहें कि सफाई की तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसके प्रीमियम चुकाते हैं। दरअसल आपको याद होगा कि बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम की रकम 5 लाख से ज़्यादा होती है तो आपका टैक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, या फिर कहें टैक्स की छूट मिलती थी, उस छूट पर आपको कैंची चल सकती है। अब उसकी सफाई आ चुकी है, उसका एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं गौरी से समझूंगा। गौरी, ये जो अनाउंसमेंट किया गया तो उसी लाइन पे है या फिर कुछ बदलाव किया गया? नहीं, देखिए बिल्कुल उसी लाइन पे है। बजट में कहा गया था कि जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसका प्रीमियम अगर आपका 5 लाख से ज्यादा होता है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, जो पहले आपके ऊपर नहीं लगता था अगर आप कुछ कंडीशंस मीट करते हैं। ऑल्दो ज्यादातर लोग वो कंडीशंस मीट करते हैं, और जितना भी प्रॉफिट उनको होता था अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज पे, वो सारा का सारा टैक्स के दायरे से बाहर हो जाता था। तो देखिए, आप अगर ये देखेंगे कि ये जो 5 लाख की लिमिट है, ये काफी बड़ा अमाउंट है। अगर हम बात करें पूरे साल के प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा की अगर कोई पॉलिसी लेता है तो काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो सरकार ने बेसिकली उन लोगों को टारगेट किया है जो बहुत बड़ा अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करके काफी प्रॉफिट कमा के टैक्स से बच जाते थे। तो अब वो नहीं बच पाएंगे। बजट में इसका ऐलान हो गया था। अब कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं जिसमें कहा गया है कि आपको ये जो डिफरेंस है, आपने जो प्रीमियम पे किया है और आपको जितना पैसा मिला है, अगर ये टैक्सेबल कैटेगरी में आता है तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके जाना होगा। डेथ के केस में ये नहीं है। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे आपकी एक ही पॉलिसी है, आपने ली है 1 अप्रैल 2023 को आपने एक पॉलिसी ली है 6 लाख रुपए की। तो ये जो 6 लाख रुपए है, क्योंकि ये 5 लाख को एक्सीड करता है, तो जब आपको इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी, जो प्रोसीड्स मिलेंगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। ऐसे कुछ और भी। इसमें एक और एग्जांपल मैं समझ रहा था कि मान लिया हमारे पास 3-4 पॉलिसीज हैं, सारे के प्रीमियम मिला के 5 लाख से ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? देखिए, अगर सपोज कीजिए आपके पास 3 पॉलिसीज हैं, पॉलिसी A, B और C, 2-2 लाख की तीनों पॉलिसीज हैं, और आपने ये एक ली है, आपने अप्रैल 23 में, एक आपने ले ली मई 23 में, एक आपने ले ली जून 23 में। तो आपकी जो A और B है वो तो आपकी हो गई, क्योंकि 5 लाख से कम है, दोनों मिला के भी आपकी 4 लाख ही बनती हैं, ये तो आपकी हो गई एग्जेम्प्ट। लेकिन जो आपकी तीसरी पॉलिसी है, पॉलिसी C, उसके ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा। और बाकी मैंने बताया, अगर सिंगल पॉलिसी होती तो आपके ऊपर लग ही रहा है। चलिए, तो इसका ख्याल रखिए, अगर आपके पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो टैक्स की देनदारी थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है। चलिए, वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अब चलते हैं नवी मुंबई, जहां से शंकर अय्यर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर अय्यर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं, क्या सवाल आपके पास? सर, मेरी सवाल है पीएफ ईपीएफ फाइनल विड्रॉवल के बारे में। 31 इयर्स कंटिन्यू सर्विस के बाद मैंने ईयरली रिटायरमेंट लिया था जनवरी 2021 में। ठीक है।
अभी तक अभी 2023 चल रहा है, अभी तक पीएफ विड्रॉवल नहीं किया है। इफ आई ऑप्ट फॉर द पीएफ फाइनल विड्रॉवल, अभी जो मैं करूँगा एप्लीकेशन करूंगा, वेदर जो टैक्स जो होगा आफ्टर जनवरी 2021, 22, 23 के ऊपर, वेदर एनी इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल और नॉट ऑन द इंटरेस्ट पार्ट ऑफ द ईपीएफ। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका लॉ है वो आपका जो ईपीएफ की कैटेगरी है उसको एग्जेम्प्ट मानता है, ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। तो जो आपका इंटरेस्ट होता है ईपीएफ पे वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। आपकी कंटिन्यूस सर्विस रही है 31 ईयर्स की, तो जब तक आप सर्विस कर रहे थे तब तक आपके ऊपर जो इंटरेस्ट आपने कमाया है उस अमाउंट के ऊपर, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन साथ में रूल ये भी कहता है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप कोई इंटरेस्ट कमाते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो जैसे कि आप रिटायर हुए 2021 में और अब 2023 चल रहा है, तो अब आप जब इसको विड्रॉ करेंगे, रिडीम करेंगे, तो 2021 जिस दिन आप रिटायर हुए तब से लेके आज की डेट में जो आपने इंटरेस्ट कमाया है उस पर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन उससे पहले का जितना भी टैक्स है वो सारा आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब चलते हैं भुवनेश्वर, जहां से जेबी दास साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दास साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार नमस्कार। इनफैक्ट आई हैव ए क्वेश्चन दैट इनकम टैक्स एक्ट अलाउज डिडक्शन ऑफ अराउंड 2 lakhs for repayment of the interest under section 24B for taking housing loan and payment of interest thereon. Now suppose one takes a loan from his parent and he returns this amount as principal as well as the interest, whether he will be entitled to claim that deduction under section 24B? काफी अच्छा सवाल है कि लोन आपने बैंक से नहीं लिया, अपने पेरेंट्स से लिया और उन पे जो चुका रहे हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो क्या उस पर टैक्स छूट मिलेगी कि नहीं? ठीक है, इसको सवाल को मैं 2 भागों में डिवाइड करके आपको आंसर दूंगी। आपने 24B का पूछा है, मैं आपको 80C का भी बता देती हूँ। क्योंकि आपका जब आप लोन लेते हैं, आप उसका रीपेमेंट करते हैं, तो आपको 2 कंपोनेंट देने होते हैं। एक आप प्रिंसिपल का अमाउंट देते हैं, एक आप इंटरेस्ट का अमाउंट देते हैं। प्रिंसिपल रीपेमेंट जो होती है वो आपकी 80C में चली जाती है और आपकी जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट होती है वो सेक्शन 24B में चली जाती है। तो अगर आप सेक्शन 24B को देखेंगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको जो लोन है वो बैंक से ही लेना है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से भी लोन ले रहे हैं और आप उनको इंटरेस्ट की रीपेमेंट कर रहे हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। और उसमें अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो 2 लाख तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 80C में प्रिंसिपल को लेके जा रहे हैं लेकिन आपने लोन लिया है पेरेंट्स से, तो 80C में प्रिंसिपल की आपको रीपेमेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 24B में मिल जाएगी, 80C में नहीं मिलेगी। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये प्रूफ आपको करना है कि लोन आपने एक्चुअल में लिया है, रीपेमेंट एक्चुअल में हुआ है। इसके लिए आपके पास लोन एग्रीमेंट होना चाहिए। लोन की रीपेमेंट बैंक से होनी चाहिए, यानी कि ऑनलाइन मोड से होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स की इनकम मतलब में सिर्फ दिखावा के लिए आपको नहीं लेना है, आपके पेरेंट्स की इनकम में वो ऐड होकर उस पर टैक्स जाना चाहिए। बिल्कुल, तभी आपको इसकी छूट मिल सकती है। चलिए, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर 20 लाख रुपए से कम है आपका टर्नओवर तो क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, अब चलते हैं दिल्ली, जहां से चिराग का ईमेल आया है। जी हां, चिराग दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से चिराग का ईमेल आया है और ये फोन और फोन के पार्ट्स का बिजनेस करते हैं और अब तक कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपने सामान को बेचें। अब इनकी समस्या ये है, दुविधा ये है कि अब तक तो 10 से 15 लाख रुपए इनका सालाना टर्नओवर था। अब इस साल चूंकि बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो टर्नओवर हो सकता है बढ़ जाएगा, लेकिन उनका अपना आकलन है कि वो 20 लाख से नीचे ही रहेगा। तो जानना ये चाहते हैं कि ऐसी सूरत में क्या इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? गौरी, देखिए, जो आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में जब आप बेच रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप बेच रहे हैं, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। जो ऐसा भले ही टर्नओवर कम हो, चाहे टर्नओवर कम हो, और ऐसी जो कंपनीज हैं वो डिमांड भी करती हैं। लेकिन 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया था कि हम इसमें रिलैक्सेशन देंगे छोटे कारोबारियों को, लेकिन उसमें एक कैच है कि एक तो जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो वो
तब होगा जब आप विद इन स्टेट, यानी कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रहे। तो जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में सामान बेच रहे हैं तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आपको, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में ही सामान बेचेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। तो इस केस में मुझे लगता है कि आपको रजिस्ट्रेशन इसलिए लेके रखना चाहिए और उसके बाद ही आप बिजनेस करें, क्योंकि एक तो वो कंपलसरी अभी है, दूसरा बाद में भी आपको वो सूट शायद ना करें। और चलिए, हम लोग उम्मीद वैसे भी करते हैं कि आपका कारोबार और बढ़े, 20 लाख क्या काफ़ी ज़्यादा हो जाए, और ऐसे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहेगा तो फ़ायदा ही आपके लिए होगा। तो आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। और गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हमें ईमेल करें tax@moneycontrol.com पर। बस सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। हमें फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे नए सवालों के साथ, नए जवाब के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिंधी की आवाज़। नमस्कार।